Hello everyone, welcome to SGI online class 6 हिंदी लैंग्वेज पाठ 4 संधि। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी भाषा के अंतर्गत पाठ 4 संधि पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो ये संधि शब्द है इसका अर्थ समझ लेते हैं कि क्या होता है। तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल होता है। अब इसके बाद संधि की परिभाषा क्या होती है? दो शब्दों के समीप आने पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो संधि किसे कहते हैं बच्चों? पुनः इसको समझिए। दो शब्दों के समीप आने पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद बच्चों, जो स्वर संधि है इसके कितने भेद हैं इसको समझते हैं। स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयाधी स्वर संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ स्वर संधि। जब हर्ष स्वर क्या होता है? लघु अर्थात छोटा, छोटी ई और छोटा ऊ, जितना भी ये है ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? हर्ष स्वर के अंतर्गत। जब हर्ष स्वर अथवा दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ के बाद क्रमशः हर्ष स्वर अथवा दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः आ, ई, ऊ अर्थात लघु से दीर्घ हो जाते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, तो शब्द आपका बना विद्यालय। कपि प्लस ईस बराबर कपीस। देखिए कैसे बच्चों, सबसे पहले जैसे विद्यालय है तो हमने इसके दो भाग किए, 2 पदों में लिखा। पहला विद्या प्लस आलय, तो प्रथम आपका ये पद कहलाता है प्रथम पद का अंतिम शब्द। इसमें जैसा कि बताया गया था प्रथम शब्द का अंतिम शब्द, तो या लिखा हुआ है, या से हम क्या लेंगे? आ प्लस आ है, तो दोनों आ मिलके दीर्घ हो जाएंगे, तो शब्द बना आपका विद्यालय। इसके बाद दूसरा उदाहरण है कपीस, तो कपि प्लस ईस, तो पा जो प्रथम पद का दूसरा जो आपका अंतिम शब्द है तो इसमें छोटी की मात्रा है कपि, तो इससे छोटी की मात्रा ली प्लस बड़ी, तो दोनों मिलकर दीर्घ हो गए, तो शब्द आपका बना कपीस। इसी प्रकार से दोनों समान स्वर आए, चाहे वह लघु हो या दीर्घ हो या फिर दोनों दीर्घ ही क्यों ना हो, दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब इसके बाद बच्चों इसका स्वर संधि का दूसरा नियम क्या है? गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में क्या है? जब आ के बाद क्रमशः ई, ऊ, री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए, ओ और अर हो जाता है। जैसे रमा प्लस ईस रमेश, इसे प्रथम पद का आ, द्वितीय पद का ई, दोनों मिलकर क्या हुआ? ए, तो शब्द बना रमेश। इसके बाद बच्चों इसका तीसरा नियम है स्वर संधि का, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है? आ या आ के सामने ए या आए होता है तथा ओ या औ आने पर औ हो जाता है। जैसे सदा प्लस एव, तो शब्द बना सदैव। इसके बाद बच्चों चौथा नियम संधि का, स्वर संधि का, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या है कि जब ई, ऊ, री के बाद भिन्न स्वर आए, भिन्न का अर्थ क्या होता है? अलग स्वर आए, तो दोनों के मेल से क्रमशः या
वा, रा हो जाता है। जैसे इति प्लस आदि, तो प्रथम पद का अंतिम शब्द से ई और द्वितीय पद का आ दोनों भिन्न स्वर हैं, तो दोनों के मिलने से क्या हो गया, इत्यादि। ये अर्ध हुआ और ई का या, तो शब्द बना आपका इत्यादि। इसके बाद बच्चों पांचवा जो इसका नियम है स्वर संधि का, वो कौन सा है, आयाधी स्वर संधि। आयाधी स्वर संधि का नियम क्या है, ए ऐ ओ औ के बाद सामने असमान स्वर आने पर ए का ऐ, आई का आय, ओ का आओ, औ का आओ हो जाता है। जैसे नय प्लस अन, शब्द बना नयन, पौधन अन, पावन। अब बच्चों इसको एक बार फिर से देख लीजिए। दो शब्दों के समीप आने पर प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण व दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि के भेद अलग बताए गए हैं। इसमें कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। कौन कौन से हैं वो भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। इसके बाद बच्चों मैं आपको विसर्ग संधि के बारे में बताऊंगी। अब इसके बाद स्वर संधि के बाद बच्चों व्यंजन संधि और विसर्ग संधि आती है। व्यंजन संधि को पहले समझेंगे हम। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईस बराबर जगदीश, इसमें से ता का आ और ई लिया है तो क्या हो गया जगदीश। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस चारण उच्चारण, तो ये क्या हुआ बेटा विसर्ग संधि। इसको पुनः समझिए। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन के बाद जो व्यंजन लिखा है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से, तो यहाँ पर व्यंजन क्या है आपका ता, स्वर है ई, तो क्या परिभाषा कह रही है, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईस, प्रथम जो पद है इसका अंतिम शब्द क्या है, ता व्यंजन है, द्वितीय पद का प्रथम जो अक्षर है वो ई स्वर है, तो इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ उससे क्या बना व्यंजन संधि जगदीश। उसी प्रकार से जगत प्लस नाथ शब्द है जगन्नाथ, उत प्लस चारण उच्चारण। इसके बाद बच्चों विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या है, किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। फिर से समझिए इसकी परिभाषा को। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है, किसी भी शब्द के अंत में लगे विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह प्लस बल शब्द बना निर्बल, दु प्लस टा शब्द टा, जो विसर्ग है इस शा में तब्दील हुआ तो शब्द क्या बना दुष्ट। मनः प्लस ता विसर्गे सा में तब्दील हो गई तो मनस्ता। अब बच्चों जो ये व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है ये सिर्फ परिभाषा के साथ आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप विस्तार से आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। इसके बाद है संधि विच्छेद। जब हमें कोई संधि शब्द दिया जाता है तो उसको विच्छेद करके ही उसमें परिवर्तन या विकार होता है, तो संधि विच्छेद क्या है इसको समझिए। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का अर्थ क्या होता है, अलग करना। जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है अर्थात संधि को खंडित किया जाता है, अर्थात जो दो शब्दों का मेल होता है, खंडित मीन्स क्या होता है अलग करना, तो दो शब्दों को अलग किया जाता है तो उसे
संधि विच्छेद कहते हैं। पुनः समझिए इसे। संधि विच्छेद क्या है? संधि का विच्छेद का अर्थ है अलग करना। विच्छेद का अर्थ क्या हुआ? अलग करना। और संधि का अर्थ क्या था? मेल, जुड़ा होना एक साथ। तो संधि विच्छेद, विच्छेद का अर्थ हो गया अलग करना। जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है, अर्थात संधि को खंडित किया जाता है, तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे स्वागत, जो आपका ये क्या है? संधिस्थ शब्द है। इसको हम क्या करेंगे? विच्छेद करेंगे। तो कैसे करेंगे? सु प्लस आगत। तो ये क्या हुआ? विच्छेद हो गया संधिस्थ शब्द का। तो शब्द क्या बना? स्वागत। इसी प्रकार से शब्द आपका है संधि का महर्षि। विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? महा प्लस ऋषि। तो क्या हो जाएगा? महर्षि। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप संधि नामक पाठ के अंतर्गत सबसे पहले संधि शब्द का अर्थ समझेंगे कि संधि किसे कहते हैं, मेल को कहते हैं, विच्छेद किसे कहते हैं, खंडन होना या अलग होना। तो आप संधि की परिभाषा को याद करेंगे। संधि के कितने भेद होते हैं? जैसा कि मैंने बताया था 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके बाद स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। वो पांचों आपको पूरे बताए गए हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यश संधि और अयादि संधि। इसके बाद बच्चों विसर्ग व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की आपको परिभाषा और जो ये उदाहरण दिए गए हैं इनको समझना है। जो व्यंजन संधि के अन्य नियम हैं वो आप अगली कक्षा में समझेंगे। इसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी आप परिभाषा को और उसके उदाहरणों को पढ़ करके उनमें अंतर समझेंगे। इसके बाद बच्चों अगला टॉपिक था आपका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद में जो संधि का विच्छेदन करते हैं, जो विच्छेद करते हैं, तो विच्छेद शब्द का अर्थ क्या है और संधि विच्छेद किस तरीके से करते हैं, इसको आप भली भांति समझेंगे और इसका स्मरण भी करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Very good morning students. In my previous lecture, I have explained you Geography 3rd chapter Water Bodies for class 6 and today I will continue the same chapter. Before starting the chapter, I am giving you some revision of my previous lecture. So students, in my previous lecture, I have explained you river as a water body. So as you all know, what is river? A river is a body of water that flows downhill in a channel, usually towards the ocean. I repeat it again. A river is a body of water that flows downhill in a channel, usually towards the ocean. So today I will continue the same chapter and my today's topic are characteristics and importance of river. So let us start the chapter. When rain falls, part of it seep into a ground. Some of it is evaporated back to the atmosphere and rest run off as streams and tributaries of river that flows down to the sea. जैसा कि आप जानते हो कि जब बारिश होती है तो उसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है बच्चों, ग्राउंड में सीप हो जाता है और उसका कुछ और पार्ट जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वाष्पन हो जाता है बैक टू द एटमॉस्फेयर की ओर चला जाता है। और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है उसका वो स्ट्रीम्स, रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज की फॉर्म में हमारे ग्राउंड में गिरता है और ओशन की ओर चला जाता है। तो सम पार्ट सीप्स इनटू अ ग्राउंड एंड सम पार्ट इवेपोरेटेड बैक इनटू एटमॉस्फेयर एंड रेस्ट पार्ट runs off streams and tributaries of river that flows down to a sea. The source of river may be spring, a lake or a upland region. जो हमारा रिवर का जो सोर्स होता है वो क्या होता है बच्चों, मे बी अ स्प्रिंग, अ लेक और अपलैंड रीजन, या उठा हुआ क्षेत्र होता है जहाँ पे क्या होता है वेयर द प्रेसिपिटेशन इज हैवीएस्ट,
जहाँ पर क्या होता है प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण, वर्षा बहुत ज्यादा होती है, एंड वेयर देयर इज अ स्लोप डाउन व्हिच द रन ऑफ कैन फ्लो, द अपलैंड रीजन फॉर्म द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर। तो ये जो अपलैंड रीजन होता है ये क्या फॉर्म करता है, कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर्स। द क्रस्ट ऑफ द माउंटेन इज डिवाइड और अ वाटरशेड, तो माउंटेन के क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, डिवाइड और अ वाटरशेड फ्रॉम व्हिच स्ट्रीम्स फ्लो डाउन टू स्लोप टू बिगिन द जर्नी टू द ओशन, where the river ends its journey in a sea or a large water body it is called mouth। तो जहाँ पर रिवर अपनी जर्नी को एंड करती है, where the river ends its journey in a sea or a large water body it is called mouth, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिवर का माउथ बोलते हैं। if the sediments are deposited at the last stage of the river, लेकिन जब sediments जो रिवर अपने साथ जो सिल्ट लेके आती है, silt is a alluvial soil brought by the rivers, so if the sediments are deposited at the last stage of river, तो रिवर अपनी लास्ट स्टेज में यानी लोअर कोर्स में क्या करती है, अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट से क्या कर देती है, उन सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती है। If the sediments are deposited at the last stage of the river, a triangular based area known as delta form, तो जब रिवर अपने साथ जो सेडिमेंट्स ला रही है उसको वो क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। तो डिपॉजिट करने से क्या हो जाता है बच्चों कि एक ट्रायंगुलर एक त्रिभुजाकार आकृति का एरिया बनता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा बोलते हैं। और ट्रायंगुलर रेस्ड बेसिन, एक मतलब ट्रायंगुलर शेप में उठा हुआ एरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो a triangular ring, if the sediments are deposited at the last stage of the river, a triangular based basin known as delta are formed. The river splits up into numerous branches known as distributaries। तो डेल्टा फॉर्म करने के बाद रिवर क्या करती है, बहुत सी ब्रांचेस में बढ़ जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। एग्जाम्पल द सुंदरबन डेल्टा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेयर द रॉक इज हार्ड, कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कहीं किसी एरिया में क्या होती है, रॉक हार्ड होती है। द रिवर flows swiftly without carrying silt and flows straight into a sea। तो where the rock is hard, जब रॉक हार्ड होती है तो रिवर कैसे फ्लो करती है, रिवर बहुत स्विफ्टली फ्लो करती है विदाउट कैरिंग सिल्ट, तब वो अपने साथ किसी भी प्रकार का कोई भी सिल्ट नहीं लेके आती है और स्ट्रेट फ्लोस इनटू अ सी, और वो सीधा स्ट्रेट सी की ओर फ्लो करती है। दीज आर नोन एज एस्चुरी, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एस्चुरी कहते हैं। दीज आर नॉट कॉल्ड डेल्टा, these are called estuary। तो estuary का मतलब होता है मुहाना। Is it clear? The estuaries form good natural harbors। तो estuaries जो होती हैं, जो नदी के मुहाने होते हैं, बहुत ही नेचुरल प्राकृतिक हार्बर्स को बनाते हैं, प्राकृतिक बंदरगाहों को बनाते हैं। एग्जांपल इन इंडिया द नर्मदा एंड तापी flows into Arabian Sea forming estuaries। तो इंडिया में नर्मदा और ताप्ती जो रिवर हैं जो कि कहाँ फ्लो करती है, अरब सागर में फ्लो करती है, क्या फॉर्म करती है, एस्चुरीज फॉर्म करती है। इज इट क्लियर? इफ द सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड बाय द रिवर, अगर सेडिमेंट रिवर के द्वारा डिपॉजिट हो रहा है, देन दे फॉर्म अ ट्रायंगुलर बेस्ड एरिया कॉल्ड डेल्टा। तब वो क्या फॉर्म करेंगे, ट्रायंगुलर बेस्ड रेस्ड एरिया को फॉर्म करेंगे जिसको फिर डेल्टा कहते हैं। बट वेयर द रॉक इज हार्ड, द रिवर swiftly flows without carrying silt and straight flows into a sea। These rivers do not form delta, they are called estuary। Is it clear? So hence every river is a larger system of watershed which is the land drained by the river and its tributaries। Is it clear? What is river and source of river? And now next is characteristics of river, मतलब rivers की क्या विशेषताएं हैं। तो as you all know, every river is different, हर रिवर एक दूसरी रिवर से डिफरेंट होती है। तो here are some characteristics of a river। First characteristics, the river source also called headwaters। तो river source को बच्चों में क्या कहते हैं, headwaters बोलते हैं। The river source also called headwater is the
the beginning of the river often located in the mountains. तो वो कहाँ पे located होता है? Mountains में located होता है. The source may be fed by snow melt, glacier melt और by runoff rain. तो ये जो source होता है ये किससे fed होता है? Snow, बर्फ के पिघलने से. जो river का source है कि जहाँ से river आ रही है वो कैसे होता है? स्नो मेल्ट, बर्फ के पिघलने से, ग्लेशियर्स के पिघलने से, बहुत ज्यादा बारिश होने से. तो द रिवर्स दैट हैव स्टार्टेड इन हाई माउंटेन्स फ्रॉम मेल्टिंग आइस एंड स्नो आर कॉल्ड स्नो-फेड रिवर्स. तो जो रिवर्स जो माउंटेन से बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन से स्टार्ट होती है बहना, फ्रॉम मेल्टिंग आइस, बर्फ के और स्नो आइस और आइस के पिघलने से जो फॉर्म होती है उनको क्या कहते हैं? स्नो-फेड रिवर्स. क्या कौन से रिवर्स होते हैं? स्नो-फेड रिवर्स. The rivers that started in high mountains from melting ice and snow are called snow-fed rivers. They are usually perennial in nature. जैसा कि आपको पता है कि बर्फ के पिघलने से इन रिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन रिवर्स में हमेशा वर्ष भर क्या होगा? पानी भरा रहेगा. तो पेरेनियल रिवर क्या होती है? पेरेनियल रिवर जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में कि पेरेनियल रिवर्स आर दोज रिवर्स that exhibit a continuous flow of water throughout the year. ऐसी नदियां जिनमें कि वर्ष भर पानी बहता है, except during extreme drought. मतलब drought की स्थिति होने पर भी ऐसी नदियां जिनमें क्या होता है बच्चों? वर्ष भर पानी रहता है. They are not dry rivers. तो perennial rivers are those rivers that exhibit a continuous flow of water throughout the year. They are also called permanent rivers. तो इन rivers को हम लोग क्या कहते हैं? Permanent rivers भी बोलते हैं. Perennial rivers are very important as they tend to support the activities depend on the river throughout the year. तो perennial river बहुत ही important होती है क्योंकि ये उन activities को support करती हैं dependent on the river, जिसमें मतलब कि river की उन activities को support करती है. पूरे वर्ष में हम river की कुछ activities पर depend होते हैं तो उसको support करती हैं. They are of great importance of human, animal and plant. They are also used for irrigation and generation of hydroelectricity. तो perennial rivers में आप जैसे कि जानते हो कि पानी वर्ष भर रहता है तो they are very useful for irrigation. तो ये किसके लिए बहुत यूजफुल होती है बच्चों? इरिगेशन के, खेती के लिए. And generate hydroelectricity. और हाइड्रोइलेक्ट्रिक यानी जल विद्युत शक्ति के लिए क्या होती है? बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. एग्जाम्पल हिमालयन रिवर इन इंडिया. हिमालयन रिवर जैसे कौन सी होगी हमारी? गंगा और यमुना. तो these are called perennial rivers. अब हम बात करते हैं non perennial rivers. Non perennial rivers or periodic rivers are those rivers that do not have a constant flow throughout the year. तो non perennial river ये periodic है. periodic river मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी particular period में उनमें पानी रहता है. तो non perennial river or periodic rivers are those rivers that do not have a constant flow of water throughout the year. तो उनमें क्या होता है कि उनमें continuous water पूरे वर्ष भर नहीं रहता. वो season they are also called seasonal rivers. तो उनको seasonal rivers भी बोलते हैं. These mainly consist of those rivers which flow only during the rainy season. तो इसमें वो rivers आती हैं जो सिर्फ rainy season में यानी बरसात के मौसम में ही flow करती हैं. These non-perennial rivers are found in arid climates. तो इस तरह की जो non-perennial rivers होती हैं बच्चों को कहाँ पाई जाती हैं? Arid climate में शुष्क प्रदेश में पाई जाती है. Where evaporation tends to be greater than precipitation. जहाँ पर evaporation यानी कि जो हमारा वाष्पन होता है वो बहुत ज्यादा होता है precipitation के comparatively, यानी उन क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम है. Is it clear? So there are two types of river, perennial rivers and non-perennial rivers. I again explain कि what are perennial rivers? Perennial rivers are those rivers that exhibit a continuous flow of water throughout the year. Example: Himalayan river, Ganga and Yamuna. Non-perennial rivers or periodic river or seasonal river are those rivers that do not have a constant flow of water throughout the year, and they are found in an arid climate where precipitate evaporation tends to be greater than precipitation. And now next is, here are some major rivers of the world. So there is this
list of some major rivers of the world. First, Mackenzie, Fraser, St. Lawrence, Mississippi, Missouri, Colorado, Amazon, Parana, Nile, Zari, Zambezi, Niger, Orange, Rhone, Huangho, Ganga, Godavari, Indus, Mekong, Irrawaddy, and Tigris. So there are some list of major rivers of the world. Usually the stream flow declines from their course and they dry in occasions. At times they are not able to reach the sea. Example, peninsular rivers of India, Krishna and Kaveri. And here I discuss importance of river. So now students, my next topic is importance of river. मतलब rivers का क्या importance है, क्या नहीं है. The river plays a very important role in the life of human being. तो ये मैंने आपको एक चार्ट बनाया जिससे कि आप इजीली समझ सकते हैं कि rivers का कहाँ पे importance है. Agricultural industry, water drinking, food source, recreation and tourism purposes, mineral extraction, animal, plant and aquatic habitat. तो हम बात करते हैं कि river plays a very important role in the life of human being. In the past, many rivers were cradles of great civilization. Example, Indus Valley civilization. तो हमारे पास में बहुत सी जो rivers थी वो हमारी प्राचीन सभ्यता के प्रतीक थी, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता. Rivers serve as inland waterways. Next, rivers estuaries. जो rivers के जो मुहाने होते हैं, estuaries होती है. River estuaries support many types of fish and food. They are also of recreational importance for tourists. Ports can be built on them. जो ports बंदर कहाँ इनके ऊपर जो बने होते हैं, as they form good natural harbors. तो क्या फॉर्म करते हैं? Good natural harbors. अच्छे प्राकृतिक बंदरगाहों को क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं. River deltas. डेल्टा जैसे मैंने बताया था ट्रायंगुलर रेस्ड एरिया का डेल्टा. तो रिवर के जो डेल्टा होते हैं, रिवर डेल्टा सपोर्ट एग्रीकल्चर. रिवर के जो डेल्टा होते हैं वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं. क्यों एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिल्ट ब्रॉड बाय द रिवर. तो नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, कैसी मिट्टी? एलुवियल सॉइल, यानी जलोढ़ मिट्टी. तो इट इज वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो रिवर डेल्टा सपोर्ट एग्रीकल्चर. तो रिवर के डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? डेल्टाओं का निर्माण कैसे होता है? मैंने बताया था आप लोगों को, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से. तो रिवर डेल्टा सपोर्ट एग्रीकल्चर एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ सी एंड लैंड. दे आल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन. ये जो रिवर के जो डेल्टा होते हैं वो मैंग्रोव वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं. एग्जांपल सुंदरबन डेल्टा. Rivers provide fresh drinking water. Rivers provide करती हैं हम लोगों को fresh drinking water. They play a very important role in the water cycle, acting as draining channel for surface water. So rivers are very, so there are many rivers. So rivers are major assets of economic assets of any country. तो किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए rivers क्या है? बहुत ही importance है. As they add the production of electricity, attract tourism, act as a solid transport system and help in trading purposes. Trading purposes में भी rivers का यूज किया जाता है. In India, there are some rivers are considered sacred and worshipped by various devotees with utmost respect. तो हमारे भारत में भी कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि जिनको भी पूजा जाता है, डिवोटीज के द्वारा उनकी पूजा की जाती है. एग्जांपल गंगा रिवर. तो these are the importance of the river. Agriculture and industry, water drinking, food source, recreation and tourism purposes, mineral extraction, animal, plant and aquatic habitat. So that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Good morning students, I welcome you on the online class of SGOI. In the last class we have completed question number 4 of exercise 3B. Today we will be starting with question number 5. Question number 5 is saying find the difference. Difference का मतलब होता है कि आपको दोनों का subtraction करके अंतर निकालना है, ठीक है? तो in the first part it is saying 15 minus 21. In first part it is saying 15 minus
21, ठीक है। तो 15 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने क्या बोला, सबसे पहला काम आप ये करोगे, तो यू विल बी आइडेंटिफाइंग कि नंबर कैसे हैं, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है तो आप क्या करते हो, बिना साइन देखे सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस निकालोगे, ठीक है। सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंस निकालोगे तो 21 में से 15 विल बी सब्ट्रैक्टिंग, यू विल गेट 6, ठीक है। पहला काम है, विदाउट लुकिंग एट द साइन just find the difference between the actual values, ठीक है। तो 21 और 15 का डिफरेंस आया 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे आप, देखोगे साइन कौन सा लगेगा, ठीक है। साइन के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और उसके पहले कौन सा साइन है। तो 15 और 21 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, 29 बड़ी वैल्यू है, और 21 बड़ी वैल्यू, 21 के पहले कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन है। इसका मतलब यहां पे आएगा -6, -6 will be your answer. Similarly, I am taking part number 5. In part number 5 it is written -36. Then it is written -64. ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, क्लियरली ब्रैकेट लगाओ तो you get -36 -64, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, दोनों नेगेटिव साइन है ना, मतलब सेम साइन होते हैं तो आप सम करते हो, जब अपोजिट साइन होते हैं तो आप डिफरेंस करते हो, ठीक है। सेम साइन है तो आप क्या करोगे, सम करोगे, मतलब ऐड करोगे। तो 36 और 64 को आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन कौन सा लगाएं, तो जब सेम साइन होते हैं तो जिनमें जो साइन होता है वही साइन लगा देते हैं। अगर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पॉजिटिव लगा देते हैं, लेकिन यहाँ दोनों नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, सेम साइन तो सम करना है और साइन कौन सा लगेगा, वही जो नंबर्स में लगा है। अपोजिट साइन तो आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है, और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू के पहले साइन होगा, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दैट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 9. In part number 9 it is written -12, then -71. अब इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि लगातार दो साइन अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। इसको आप बोलते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस, या तो इसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइंस बोलोगे आप, या तो आप ये बोलोगे कि जब दो साइन ऐसे आएंगे तो अंदर वाले साइन का आप क्या लिखोगे, एडिटिव इनवर्स लिखोगे, और यहाँ वाले साइन को चेंज करके प्लस कर दोगे, ठीक है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो इजी वे में आप क्या समझ सकते हो, इजी वे में आप ये समझ सकते हो कि जब भी दो साइन ऐसे आएंगे लगातार तो आप उन दोनों साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस और माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो पॉजिटिव बन जाता है। यू ऑल नो दैट, आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास। तो इट विल बी -12 + 71। अब क्या होगा, ये वैसे ही क्वेश्चन बन गया जैसा अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। आपको डिफरेंस निकालोगे तो 71 में से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो क्या मिलेगा, 59 मिलेगा, यू विल गेट 59। नेक्स्ट थिंग इज साइन किसका लगाएंगे, साइन वो लगता है जो बड़ी वैल्यू के पहले साइन होता है। बड़ी वैल्यू कौन सी है, 71 है। 71 के पहले साइन कौन सा लगेगा, प्लस का साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आंसर विल बी +59, ठीक है। तो आई होप यू कैन सिमिलरली सॉल्व ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इट इज सेइंग subtract. Question number 6 it is saying subtract. Okay, subtract. In first part it is saying -180 from 180. From का मतलब होता है से, इसका मतलब है बोला जा रहा है -180 फ्रॉम 180, इसका मतलब है 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है -180। तो जिसमें सब्ट्रैक्ट करना होता है उसको आप सबसे पहले लिखोगे भी राइटिंग 180, और क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए सब्ट्रैक्शन में साइन भी लगाओगे, और ये जो -180 है ये अपने आप में पूरी एक वैल्यू है, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -180, ठीक है। 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 180 में से सब्ट्रैक्ट करना है -180, ठीक है।
अब आपको मैंने पहले बताया जब भी लगातार दो साइन आएंगे तो उनको आप सिंगल साइन में चेंज करेंगे। सिंगल साइन में चेंज करने के लिए क्या करो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन करना पड़ता है। तो माइनस इनटू माइनस क्या मिल जाएगा आपको, प्लस। तो यहां से जो आंसर आएगा दैट विल बी 180 प्लस 180 एंड द आंसर विल बी ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 360। आंसर विल बी 360। एक पार्ट और बताता हूं, पार्ट नंबर 5। In part number 5 it is written minus 90 from minus 1, मतलब minus 90 from minus 1। बोला जा रहा minus 1 में से minus 90 को आपको subtract करना है। तो क्या लिखोगे, minus 1 माइनस को लगा रहे subtract करना है, तो कितना subtract करना है, minus 90 subtract। ठीक है, फिर से सेम चीज, सेम लगातार दो साइन आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट -1 यहाँ पे प्लस है। ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइन है तो क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे। डिफरेंस निकालोगे तो 90 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा, 89 आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन कौन सा लगे, 1 बड़ा है कि 90 बड़ा है, 90 ऑफ कोर्स बड़ा है। इसके पहले साइन कौन सा, पॉजिटिव साइन है, तो आंसर जो आएगा वो +89। ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन सॉल्व ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आप किस बात पे कंफ्यूज मत होना कि मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि लिखा है -76 और -97 मान लिखा है, मैं बोलता हूँ 97 इज बिगर देन 76 ना, लेकिन मैं साइन को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ ना, साइन अलग है। क्योंकि मैंने इसके पहले आपको बताया कि नेगेटिव वैल्यू अगर साइन के साथ लोगे आप तो वो पॉजिटिव वैल्यू से हमेशा छोटी होती है, चाहे उसमें मैग्नीट्यूड कितना भी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ बिकॉज मैं वहाँ पे यहाँ पे जो साइन है उसको नहीं ले रहा हूँ, साइन लगाने के लिए ही मैं उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। In the fill in the blanks part, in the first part it is written +23, then plus यहाँ पे blank है और is equal to 0। That means it is saying 23 में कितना सब ऐड करें कि आंसर 0 मिल जाए। ठीक है, तो जहाँ पे भी ब्लैंक हो वहाँ पे आप x लेट करें, जहाँ पे भी ब्लैंक हो वहाँ पे आपको क्या लेट करना पड़ेगा, x लेट करना पड़ेगा। तो it will be 23 plus x is equal to 0। 23 plus x is equal to 0 और x वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब है कि इस 23 को आपको इक्वल टू के राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे ये +23 उधर जाके -23 होगा, तो इट विल बी -23। x विल बी इक्वल टू 0 और 23 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, -23 मिलेगा। इसका मतलब इस वाले ब्लैंक का जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू -23। आप सीधे ही समझ सकते हैं 23 में कितना ऐड करेंगे 0 हो जाए, इसका मतलब है कि 23 पॉजिटिव है, उतना ही नेगेटिव आप यहाँ पे ले आओ तो आंसर 0 हो जाएगा। उतना ही नेगेटिव मतलब कि -23 यहाँ पे ले आओ तो आंसर विल बी 0। ठीक, एक पार्ट और, पार्ट नंबर 5। इन पार्ट नंबर 5 इट इज रिटन -30 then minus sign then blank is equal to -40। यहाँ पे blank है तो यहाँ पे आपको blank की जगह x ऐड करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा -30 minus x is equal to -40। ठीक है, अब आपको x का वैल्यू चाहिए तो इस नेगेटिव वाली वैल्यू को आप इधर ले जाओगे तो क्या मिल जाएगा, -x is equal to -40, ये -30 उधर जाके +30 हो जाएगा, you will get -x is equal to अपोजिट साइन है, मैंने कहा डिफरेंस निकालते हैं, 30 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू को पहले का साइन दैट इज पॉजिटिव साइन लगेगा, तो आंसर है -x is equal to +16। लेकिन आपको -x की नहीं चाहिए, आपको वैल्यू चाहिए x की, इसका मतलब इस नेगेटिव साइन को यहाँ पे शिफ्ट करनी है, तो देयर x is equal to 16 प्लस का नीचे -1 और प्लस माइनस जब डिवाइड होते हैं तो आंसर किसमें आता है, नेगेटिव में आता है,
आंसर कितना रहेगा x इज इक्वल टू -16, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -16 आएगी। एक तरीके से आप और समझ सकते हैं इसको, यहाँ पे जो वैल्यू है -30 और यहाँ पे अल्टीमेटली -14 लाना है आपको, है ना। इसका मतलब है कि इस -30 से राइट हैंड साइड की तरफ जाना है ना। इसका मतलब राइट हैंड साइड की तरफ जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू इसमें ऐड होगी, तभी वैल्यू जो है वो बड़ी हो पाएगी। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव पहले से ही है, तो यहाँ पे एक और नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब 16 माइनस आएगा, तो आंसर -14 आएगा। आगे नंबर लाइन बताऊंगा मैं, नंबर लाइन की हेल्प से भी आप इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 इट इज सेइंग यूज नंबर लाइन टू फाइंड। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला जा रहा है कि नंबर लाइन का यूज कीजिए, यूज नंबर लाइन टू फाइंड। In first part it is written 5 plus 4. 5 plus 4 तो आप क्लियरली आपको पता है कि 9 होता है। अब ये 9 कैसे आया, नंबर लाइन की हेल्प से आपको भी पहले तो इस तरीके से बताओ, दूसरा काम क्या करना है आपको, नंबर लाइन से भी बताना है कि ये 9 कैसे आएगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव वैल्यू से हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो आपको बोलेगा 5, इसका मतलब 0 से पहले आपको 5 स्टेप्स चलने हैं, तो 0 से आप 5 स्टेप जाओगे तो यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। 5 तक पहुंच गए, 5 में क्या बोला जा रहा है, 4 स्टेप्स और किधर जाने हैं, पॉजिटिव साइड में 4 स्टेप्स और जाने हैं। तो 5 से 4 स्टेप पॉजिटिव साइड मतलब 1 2 3 और 4 स्टेप, यू विल गेट 2 9। ये क्या है, ये +5 है और ये क्या है +4 है। 5 + 4 जब आपने ऐड किया तो आंसर कितना मिला आपको 9, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे पहले, फिर बगल में नंबर लाइन में भी शो करेंगे कि हाउ यू हैव गॉट द आंसर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, part number 2, it is written 4 plus minus 6, ठीक है। आपको क्या करना है, 4 plus minus 6 करना है। इनको सॉल्व करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं आपको। जब भी लगातार दो साइन आते हैं तो आप क्या करते हो, उन साइंस को मल्टीप्लाई करते हो, और प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो सिंगल कौन साइन देता है, नेगेटिव साइन देता है। तो यहाँ पे आएगा 4 minus 6, और क्योंकि अपोजिट साइन है डिफरेंस लेना पड़ेगा, 6 और 4 का डिफरेंस 2 आएगा, और साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू के पहले वाला साइन। 4 क्योंकि छोटी वैल्यू इसके पहले प्लस साइन है, 6 बड़ी वैल्यू इसके पहले माइनस साइन है, तो आंसर में भी माइनस साइन आएगा, तो आंसर भी -2, और इसको आपको नंबर लाइन में भी शो करना है, ठीक है। 4 और -60, आंसर -2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे -3 तक की वैल्यूज दे देंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पहला स्टेप क्या करना है आपको, 0 से 4 तक जाना है, ठीक है। 0 से आप कहाँ जाओगे, 4 तक जाओगे, ठीक है। ये क्या है, +4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, 4 से कितने स्टेप पीछे जाना है, 6 स्टेप पीछे, ठीक है। काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 स्टेप आप पीछे आओगे, मतलब -6 स्टेप पीछे है, तो आंसर कितना लिख दिया, -2, और y एम कैलकुलेट, ठीक है। एक पार्ट और I am doing for you, and then you can complete up to question number 8 of this exercise. Part number 5, it is written -3 plus -2. एक तरीका तो ऑलरेडी है हमारे पास कि हम क्या करते हैं,
कि यहाँ पे साइंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे प्लस माइनस करके यहाँ पे सिंगल साइन कितना लिख देते हैं, माइनस लिख देते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो -3। अब जो भी इसके अंदर लिखा होता है उस नंबर का आप नेगेटिव इनवर्स लिखते हो और बाहर वाले साइन को चेंज कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ पे साइन चेंज करके आप लिख दोगे माइनस, ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे नेगेटिव इनवर्स ऑफ -5। जो अंदर नंबर लिखा हो उसका नेगेटिव इनवर्स लिखेंगे और बाहर वाले साइन को चेंज कर देंगे। तो ये will be -3 माइनस, और यहाँ पे नेगेटिव इनवर्स ऑफ -5 कितना होगा, प्लस। तो आंसर है -3 -5 जो कि इसके इक्वल होगा -8। अब इसको आपको नंबर लाइन में शो करना है, तो व्हाट यू विल बी डूइंग, आंसर की -8 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइड वैल्यूज को लिखेंगे ज्यादा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस तो आप ऐसे ही कर सकते हो ना, प्लस माइनस माइनस करके सीधे सॉल्व करना, ठीक है। तो पहला काम करना है आपको, 0 से कहां जाना है, -3 पे जाना है। तो 0 से -3 दिस, ठीक है। -3 से क्या करना है, 5 स्टेप और नेगेटिव साइड जाना है। तो -3 से 5 स्टेप और नेगेटिव साइड आओगे तो कहां पे आओगे, -8। तो -8 इज द आंसर। दिस इज द वे हाउ टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इनटू नंबर लाइन। आई होप यू कैन सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 8 of this exercise. Next questions I will be discussing in our next class. Good morning students, welcome to Sivaji Group of Institutions online classes, and this is your biology class. Today we will discuss about the structure and functions of cell organelles. Students, in our previous class we have already discussed the 4 organelles, means mitochondria, endoplasmic reticulum, chloroplast, Golgi body. We have already discussed these the structure and functions of these cell organelles. Now today we will discuss the structure and functions of remaining the 4 cell organelles. So let's start. The first of all, lysosomes. Lysosome is also known as suicidal bag. Suicidal bag. Why it is called suicidal bag? Because the main function of the lysosome is to digest and removal of waste in the cell. Okay students, the lysosome mainly found in the animal cell. It is the organelle which is found in the animal cell. It is not found in the plant cell. It is a spherical structure. It is spherical in structure. It is a membrane-bound organelle which is surrounded by a membrane which is composed of phospholipid. Okay, and the phospholipid contains an digestive enzyme which help the lysosome to remove and digest the waste organelles. Okay. So lysosome, mainly the lysosomes range from 0.1 to 1.2 micrometer. Okay, the range from 0.1 to 1.2 micrometer. This is the range of lysosome. And lysosome, so this is the structure of the lysosome, and lysosome help in the removal and digestion of waste. How? Every cell has the waste. As you know that the living things also have the waste. So every cell also produce waste. And what about this waste? This waste is engulfed or removed or digested by the lysosome. So this is the main function of the lysosome. Means the dead organelles, some organelles which are dead or waste, produce waste product which is engulfed or digested by the lysosome. This is the main function of the lysosome. Next is centrosome. Centrosome also found in animal cell. It is not found in the plant cell. Centrosome has the small units called centrioles. Centrioles. It is of 2 units. The centrosome has 2 units is called centrioles.
Centrioles, the centrioles is a small structure that is located near the nucleus, and the two granules of the centrosome is called centrioles, and the main function of the centrosome is to provide the is means in the cell division. In the cell division, the centrosome helps the cell division. The main function of the centrosome. Next is ribosome. As you know that ribosome is a granular structure. There are two types of ribosomes. First of is 70S types and 80S types, and it is composed of two units, two tiny granular unit, that is like this. The structure of the ribosome is like this. So this is the 70S and this is the 80S types of ribosome. This is the ribosome is of two types, 70S and 80S, and it is the composition is like this. 50S and 30S types of ribosome. This tiny granules form the 70S types of ribosome, and this form the 80S ribosome. And the main function of the ribosome is in the protein synthesis. The synthesis in the protein inside the cell is because of the ribosome. And next is the vacuole. Vacuole is a large sac-like structure like this. This is a vacuole. And what is the main function of the vacuole? To store food. It also helps the cell sap and provide the rigidity to the cell. This is the function of the sap vacuole. Vacuoles are also present in plant cell in larger. The large vacuoles are present in plant cell, and in animal cell they are mostly absent, but if they are present they are small in size and less in number. But in plant cell the vacuoles are large and more in number. So this is the vacuole. Now the structure and function of the cell outline is students, you know that the cells, the structure and function of all the cells is similar, but there is difference between the animal cell and plant cell, and also they have the features which are common in both the plant and animal cell. So first of all we will discuss about the similarities in plant and animal cell. So first is similarities in plant and animal cell is a plasma membrane. The plasma membrane is occur in both the plant and animal cells. It causes both in plant and animal cell. The nucleus is also present in both the cell, means in plant cell and also in animal cell. Mitochondria, which is also present in both the cell, means plant cell and also in animal cell. And various cell organelles like endoplasmic reticulum, Golgi complex is also called Golgi apparatus, ribosomes, etc. And these cell organelles are also present in both the plant cell and animal cell. So this is the similarity between both plant and animal cell. These cell organelles and these organelles are present in both the cell. Now we will discuss about the difference between plant cell and animal cell. So what is the main difference between the plant cell and animal cell? First difference between the animal cell and the plant cell is the cell wall. Cell wall is lacking in animal cell, but a rigid cell wall is present in plant cell. Students, have you ever known that why the cell wall is present in the plant cell? The outer covering of both the cell is a plasma membrane or cell membrane, and outside the cell membrane in the plant cell there is a cell wall which provide the rigidity and strength to the plant. Why it is present in the plant cell, not present in the animal cell? Because plant cell, it provides the rigidity to the plant cell and also protect from the animals, from the grazing animals. It protect the plant cell from the animals, because cell wall is composed of cellulose, which is not digested by every animals. It is only digested by herbivorous or grazing animals. The grazing animals have the capacity to digest the cellulose. So this cell wall is a protective layer which is present in the plant cell, which provide the protection against the animals
can also provide the rigidity or strength to the plant cell. Means plants are the outer covering of the plant cell is made up of cell wall, which provide the rigidity and protection against the various types of environmental condition. But in animals, they are not exposed by the various types of environmental conditions. Means they can hide here and there, they can protect itself by sheltering there, but it is not capable for the plant cell. They cannot hide themselves, they cannot go here and there for preventing themselves for the environmental conditions. So cell wall is the protection layer in the plant cell. Now the second difference, the chloroplasts. Chloroplasts are absent in the plant cell, but chloroplasts are present in the animal cell. Why in the plant cell? Why chloroplasts are absent in animal cell? The animals are of different color. Some animals are different, but all the plants are of green color. And this chloroplast have a pigment, green pigment, that is chlorophyll, which is present inside this chloroplast. That's why the color of the plant is green. So this pigment is always present in plant cell, not in animal cell. Next is centrosome is present and centrosome is absent in plant cell. The centrosome is present near the nucleus in the animal cell but is absent in plant cell. Now the vacuoles are absent in plant cell, animal cell. If they are present in animal cell, they are small in size and less in number. But the vacuoles are large in size. In plant cell, the vacuoles are large in size and lesser in number. Means the main function of the vacuole is to store food, and plant require the store food because plant make their food by the process of photosynthesis. After this, they require to store the food in the plant body. So they have the vacuole, a sac-like structure which store the food for the plant. This is the main difference between the plant cell and animal cell. Now, with this topic, your first unit is completed. We will discuss the unit 2 in our next class. That's enough for today. Thank you, students. Have a nice day. Good morning, students. Student, this is class 6E, subject is computer. Today's chapter is creating and managing tables in MS Word 2013. Students, in previous class we discussed how to insert a row and column and how to delete row and column. Today we discuss how to change row height and how to change column width. Now today's topic is changing the row height. This is the first topic, changing the row height. Okay, first of all select the table, just like this is the table. Okay, right click on the table or select the table. Right click on the table, click on the table property. When you right click on a table, suppose that you change the row height all of table. This is the row, first row, second row and the third row. You can change the height of this row. You right click on the table. Right click on the table means you can right click button on the mouse. Okay, click on the table property. When you click on the table or when you right click on the mouse button, there some menu display on your screen. In this menu there are so many options. Click on the table property. Click on the table property. This is the first step of the changing the row height. Okay, click on the table property. In table, when you click on the table property dialog box will appear on your screen. This is the table property dialog box.
This is the table property dialog box. Okay, table property dialog box will appear on your screen, and in table property dialog box, click on the row button or row option. This is the second step. Okay, now next is the, when you see this window, this is the table property. Click on the row height button. When you click on row height button, there are some options displayed. Click on specify height. Okay, you mention there specify height like 3 inch, 4 inch, 5 inch. This is the drop down menu. This is the drop down menu. Click on this menu, or there are so many options, and you select if you want. Okay, you select if you want. Suppose that you select 4.0 inch. Okay, that when you select 4.0 inch height, click on the OK button. This is the last command. Click on OK button. You can see in your table row is increased like this. That means कि अब आपकी इसकी हाइट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी. तो किस तरह से आपने इसको किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट क्लिक ऑन योर table property display, click on the table property, and in table property dialog box, click on row tab and type the required row height. Type the required row height in this option or in this box. Okay, and click on the OK button. Okay, student, I think this is sufficient changing the row height. Next topic is changing the column width. In changing the column width, suppose that this is the table. Suppose that this is the table. Changing width column means what? That means like this. आपको ये जो width है ये, this is the column, आपको ये width जो है change करनी है. Okay. Now the procedure is, first is click on the table and right click on the table. Okay, first step is right click on your table, right click with the help of mouse button. Okay, second point is click on table property, same as the row height. When you click on the right click of table, there are so many menus present in when you right click on your table. Select the table property. Okay, table property. The table property display a dialog box. This is the table property dialog box. Table properties dialog box. Okay. In table property dialog box, click on the column tab. The column tab present in this dialog box. Third step, yani ki this is the third tab button on the table property box. Click on the column property or column tab. There are some boxes are displayed where this is the column 1. That means you select the column 1. Preferred width. Tick the preferred width option with the help of mouse. When you select this option, this is automatically right click like this. Okay, this is the next text box or measurement box. There the width of the column. By default, this is the 2.5 inch. You select this drop down menu. You select the different types of measurement of the column. Like you select
3.5 inches. Click on the preferred width checkbox, type the required column width or select the column width like 3.5. Click on OK button. That means this is the first option, this is the second option, and this is the third method. When you click on OK, you display here the column width increases like this. ओके तो इस तरह से आपका ये जो कॉलम है इसकी चौड़ाई जो है या इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज कर जाती है. एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू क्लिक ऑन द राइट क्लिक ऑन द टेबल, सेकंड इज द क्लिक ऑन टेबल प्रॉपर्टी, एंड थर्ड इज द क्लिक ऑन टेबल, click on column button, tab or column button, and select the preferred width. When you select the preferred width, there like 3.5 inch, we select the increase the column width and click on OK button. Okay student, so this is method for changing the column width. Next topic is merging cell. There are two main features in MS Word: merging cell and splitting cell. Merging cell. What is merging cell? Merging means, the word merging means join or combine. Join or combine two or more cells in a single cell. Suppose that this is your table. This is the table. Okay. Suppose that generally merging property used for creating a heading. Okay. Suppose that you like write here roll number. This is the roll number. Roll number आपने यहाँ पे लिखा हुआ है. Suppose that this is roll number. Okay. Roll number written in a single cell or say a single column. Firstly, you select this cell. There are two cells. Okay. To merge means join or combine two or more cells in a single cell. That means कि आपके पास ये roll number और एक ये blank column. These are two cells. जब आप merge property use करते हो, when you use the merge property, this cell look like that. That means कि आपका अब ये जो दो कॉलम थे ये एक कॉलम हो गया. This look like a single cell and their column heading is look like this. Okay. So after merging ये होगा. So how to, their procedure is click on layout tab. Where is the layout tab present? Layout tab present on the main menu. Okay. And in layout tab, click on merge cells. Click on merge cell tab. When you click on the merge cell tab, now cell have been merge. यानी कि अब आपका जो merge जो cells को आप merge कराना चाहते थे वो आपका cell merge हो जाएगा. That means कि firstly you select the cells 1, 2, 3 as you like. Suppose we have select two cells, first and second. These two cells select, and now click on the layout tab. In layout tab we select the merge cell tab. Then we see कि cell is merged like this. Okay student, I think this is sufficient for today. In next class we will discuss splitting cell. Thank you. Have a nice day.